हेलो एवरीवन। आज हम लोग जजमेंट राइटिंग का तीसरा दिन है। हम लोगों का तीसरा जजमेंट हम आपको पढ़ा रहे हैं। पहले दिन हमने डे 95 में आपको पहले आउटलाइन दी थी, फिर एक जजमेंट पढ़ाया, फिर अगले दिन उसका रिवीजन कराया। ये भी आपका रिवीजन है। एक में पहले वाले जजमेंट में दोष सिद्धि हुई थी, दूसरे में जजमेंट में हमने आपको दोष मुक्ति समझाई थी। अब ये एक मामला ऐसा है जजमेंट राइटिंग का जिसमें कई सारे अभियुक्त हैं। हमने बताया था कई अनेक अभियुक्त होंगे तो किस तरह से मामला आप बनाएंगे वो भी आप समझ ले। हालांकि अब आपकी जजमेंट राइटिंग की तैयारी हो गई होगी, प्रैक्टिस करिए आप। ये बाईलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम वाले ये पहले लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम का मैटर। इसका सबसे पहले आप प्रिंट आउट निकाल लें, क्योंकि ये पीडीएफ हमने अटैच कर दिया है आपके वीडियो के साथ। जब आप वीडियो चलाएंगे मोर लिख के आएगा, मोर में आप ये मैटर पा जाएंगे। पहले प्रिंट आउट निकाल के अपने हाथ में रखिएगा, फिर मामले को समझिएगा, तब बहुत अच्छे से आप जजमेंट राइटिंग कर पाएंगे। इंग्लिश मीडियम वालों का लेफ़्ट में है और राइट वालों का ये है, राइट में है हिंदी मीडियम वालों का। हिंदी वाला हम पढ़ के सुना दे रहे हैं आपको। क्या हुआ है मामले में? ए स्नातक वर्ष का जो है, इस स्नातक प्रथम वर्ष का विद्यार्थी है। 3 मित्रों के बी, सी और डी के साथ नव वर्ष की पार्टी में उपस्थित होने के पश्चात 1 जनवरी 2005 को सुबह घर से वापस आ रहे थे। उनमें से सभी मदमस्त अवस्था में थे। सारे लोगों ने शराब पी रखी थी। ए चालक सीट पर था, ए चला रहा है गाड़ी के, चालक सीट पर था। बी बगल वाली सीट पर बैठे थे। सी और डी पीछे सीट पर बैठे थे। कार में ज़ोर से संगीत चल रहा था। एकाएक एकदम अचानक से वे सड़क के मध्य में अपनी जिप्सी खड़ी करके पुलिस दल को पाए और पुलिसकर्मी ने उन्हें यान रोकने के लिए कहा और वे रोकने के बजाय 100 किलोमीटर की तेज़ गति से कार को भगाया। परिणाम स्वरूप 2 पुलिसकर्मी गिरा दिए गए और मर गए। एक पुलिसकर्मी लगभग 10 मीटर तक कार के साथ घसीटा गया। उसके शरीर को बी, सी और डी द्वारा उतरकर कार से बाहर किया गया। कार को वहीं से भगाया गया। सभी चारों द्वारा कार के खून के धब्बों को साफ किया गया और तत्पश्चात कार की डेंटिंग और पेंटिंग की गई। सभी लड़के गिरफ्तार किए गए और धारा 304, 34, 304 में आपराधिक मानव वध के लिए दंड का प्रावधान किया गया। हमने बहुत डिटेल्ड पढ़ाई है अपने नोट्स में। 34 सामान्य आशय से संबंधित है। 201 में जो है अपराध के सबूत मिटाने से संबंधित धारा है 201 भारतीय दंड संहिता की, और 34 सामान्य आशय से संबंधित है। इन धाराओं के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध के लिए विचारण हेतु भेजा गया। बचाव पक्ष का तर्क था कि वे ए के विरुद्ध धारा 304 ए आईपीसी और बी, सी, डी के विरुद्ध 201 आईपीसी का मामला है। जो बचाव पक्ष चाह रहा था वो चाह रहा था कि 304 ए जो है उतावलापन के कारण जो दुर्घटना हो जाती है उससे संबंधित है। बहुत छोटी सी 2 साल तक की सज़ा होती है इसमें। तो बचाव पक्ष चाह रहा था कि ए को उतावलेपन का, उपेक्षा का लाभ मिले, और जबकि बी और सी जो बी, सी और डी जो थे उन्होंने सिर्फ सबूत मिटाया है, इसलिए इनको सिर्फ और सिर्फ सबूत मिटाने की सज़ा मिले। सभी के आपराधिक दायित्वों को निर्णीत करते हुए निर्णय लिखें। सबसे पहली बात है, आपको इस पूरे मामले में ये समझना है, जैसे आप इस मैटर को जब जजमेंट राइटिंग लिख रहे होंगे तो सबसे पहले ये समझें कि क्या सचमुच में यहाँ पर 304, 34 का मामला बन रहा है? क्या सचमुच में सारे लोग 304, 34 के अंतर्गत अभियोजित किए जाने चाहिए, दंडित किए जाने चाहिए? सबसे पहली ये बात आपके दिमाग में आना चाहिए। या फिर 304 का अपराध सिर्फ चालक ने किया है,
बाकी सब लोगों ने सिर्फ सबूत मिटाए हैं। इस बात पे आपको ध्यान देना है। तुरंत आपका दिमाग, दोनों ही केसेस बन रहे हैं दिमाग में, अगर आपके ध्यान से सोचेंगे तो दोनों चीज़ें यहाँ पर अराइज हो रही हैं कि जो गाड़ी चला रहा था तो उसमें जो लोग बैठे हुए थे, क्या उनकी भी मंशा थी या क्या है, ये आपको निर्णित करना है एट स्पॉट। देखें निर्णय में आप क्या करेंगे, पहले आप अपने दिमाग में सोचिए, फिर निर्णय को आगे देखिएगा। उत्तर इसका जैसा कि हमने बताया, सबसे पहले आप न्यायालय का नाम लिखेंगे, क्योंकि 304 और 201 का मामला है तो ये अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश इसकी का विचारण करेगा। जिला लिख सकते हैं, उत्तर प्रदेश लिख सकते हैं। समक्ष दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर आप न्यायालय का नाम लिख देते हैं, दूसरे पर समक्ष लिख देते हैं, फिर तीसरे नंबर पर आप परीक्षण का क्रमांक लिख देते हैं, फिर चौथे नंबर पर प्रकरण की संस्थित दिनांक डाल देते हैं। फिर मामला शुरू करते हैं, कैसे हमने जैसा बताया है पिछले मामलों में। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यहाँ से शुरू करते हैं, थाना, फिर डैश कर देते हैं जिला, उत्तर प्रदेश। ये पूरा पक्ष हो जाता है किसका, अभियोजन का। उसके बाद आप विरुद्ध लिखते हैं, वर्सेस लिखते हैं, बनाम लिखते हैं। उसमें क्या होते हैं, सारे अभियुक्त गण होते हैं। जैसे ए का नाम, किस वो उसके पिता का नाम, उसकी उम्र, निवास स्थान, थाना, जिला, उत्तर प्रदेश, अभियुक्त नंबर 1। ऐसे जैसे हमने बताया था, क्योंकि इससे पहले जो केस आए थे उसमें सिर्फ एक या दो अभियुक्त थे, इसमें कई एक अभियुक्त हैं, इसलिए हमने इस तरह से बता दिया। कई एक अभियुक्त होंगे तो आप किस तरह से लिखेंगे। बी को नाम, उम्र, पिता का नाम, निवास स्थान, थाना, जिला, ये सब। सी नाम, क्योंकि सी ही लिखा हुआ है तो उसके पिता का नाम, ऐसे ही लिखेंगे आप, एग्जैक्ट नाम ना लिखें, पुत्र करके डैश छोड़ दें। उम्र, निवास स्थान, थाना, जिला, ये सब। डी, चूँकि ABCD नाम दिए गए हैं तो उनके पिता का नाम, उम्र, निवास स्थान, थाना, जिला, उत्तर प्रदेश, अभियुक्त नंबर 4। सारे अभियुक्त गणिए 1 2 3 4 आप इस तरह से लिखेंगे। फिर हेडिंग डालेंगे निर्णय, उसके आगे नीचे आप डेट डाल देंगे, आज दिनांक को, इतनी दिनांक को घोषित किया गया। पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, जैसा कि हमने बताया है कि पहले में आप क्या बताते हैं, जिन धाराओं के अंतर्गत मामला आपके पास आया है आप वो लिखते हैं। आप क्या लिखते हैं, प्रस्तुत प्रकरण में आरोपी गण ABCD पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 34 व 201 34 का आरोप पत्र, थाना डैश कर देंगे, जिला उत्तर प्रदेश द्वारा सत्र परीक्षा के लिए फिर लिखेंगे राणार्थ, परीक्षणार्थ होने के कारण सत्र न्यायालय को सुपुर्द होकर परीक्षण के हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। क्योंकि ये मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, संगीन मामला है, तो सत्र न्यायालय को मिला, ये लिख देते हैं आप पहली लाइन में। दूसरे लाइन में आप, हमने बताया आपको कि आप पूछते हैं अभियुक्त से कि आप जो आप पे आरोप लगाए गए हैं वो उनको आप मानते हैं, स्वीकृत करते हैं या नहीं करते हैं। अगर वो कहता है कि स्वीकृत नहीं है तो आप लिखते थे स्वीकृति नहीं है, वरना आप स्वीकृति लिखते हैं। तो प्रकरण में उल्लेखनीय स्वीकृति है कि ए के विरुद्ध मामला 304A भारतीय दंड संहिता एवं बी से डी, मतलब BCD के विरुद्ध 201 भारतीय दंड संहिता का मामला बनता है। जो अपोजिट पक्ष है उसने ये कबूल किया है कि चूँकि ए जो था लापरवाही से गाड़ी चला रहा था तो धारा 304A का ये दोषी है, और बाकी लोगों ने चूँकि सबूत मिटाए डेंटिंग पेंटिंग में और धब्बे उब्बे खून के छुटाए हैं, इसलिए ये सारे के लोग सिर्फ 201 के अपराधी हैं। ये इतना स्वीकार किया उन लोगों ने। इससे पहले देखिए हमने जो मामले पढ़ाए थे उसमें स्वीकृति दोनों मामलों में नहीं थी, इसमें स्वीकृति इतनी है, मतलब जिनका आरोप लगाया गया है जिन धाराओं के अंतर्गत वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि अन्य धाराओं में आरोप को स्वीकार कर रहे हैं। देखिएगा मामले को। तीसरे पॉइंट में हमने बताया था आप क्या करते हैं, संक्षिप्त मामला बताते हैं। संक्षिप्त मामले में ये है, अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 1 जनवरी 2005 को ABCD नववर्ष की पार्टी से मदमस्त अवस्था में जश्न मनाकर देर रात घर लौट रहे थे। तभी पुलिस बल सड़क पर बीच में, जिस पुलिस की जिप्सी होती है जिसको कहते हैं पुलिस की गाड़ी, खड़ी कर चेकिंग कर रहे थे और अभियुक्त गण की गाड़ी को रोकने का संकेत दिया।
जिस पर ड्राइवर की सीट पर बैठे ए ने गाड़ी को अंधाधुंध तेज गति से दौड़ा दिया, जिससे 2 पुलिसकर्मी की तत्काल मौके पर मृत्यु हो गई व एक पुलिस कांस्टेबल दूर तक गाड़ी के साथ घसीटा गया, जो अभियुक्त गण द्वारा उसे कार से अलग कर हटाया गया। सभी अभियुक्तों ने मिलकर कार पर पड़े खून के धब्बों को साफ किया व डेंटिंग पेंटिंग कराई। अब इस मामले में देखिए, चूंकि आपने मैटर को पढ़ा है ध्यान से, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ये 34 धारा क्यों लग रही है। सामान्य आशय की धारा आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्यों लगाई जा रही है, क्योंकि गाड़ी तो सिर्फ अकेला ए चला रहा है। मगर देखिए, आप ध्यान से अगर देखेंगे, बात को सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं और भी लोग थे, चूँकि पिए हुए थे, ये सब मदमस्त थे, तो कहीं ना कहीं इस सब ने कहा होगा अरे उड़ा दो इसको, पुलिस वाले को देख लेंगे। तो कहीं ना, या वो सब लोग रोकते कि यार नहीं गाड़ी रोक लो, देखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ड्राइवर के दिमाग में आता कि गाड़ी रोक लेना चाहिए और पुलिस वालों से बात करना चाहिए, तो हो सकता है इस दुर्घटना को अंजाम ना दिया जाता। इसीलिए अगर आप ध्यान से देखें तो इस मामले में कहीं ना कहीं BCD का भी हाथ है। और उसके बाद चूँकि इन्होंने पूरा साथ दिया है, उसके खून के धब्बे मिटाए, डेंटिंग पेंटिंग कराई, किसी ने भी अपराध के मामले में सूचना देना मुनासिब ना समझा, इसीलिए ये धारा 34 के अंतर्गत सामान्य आशय को इंडिकेट कर रहे हैं। इसीलिए आपको बहुत सावधानी पूर्वक समझना है, कहीं ऐसा ना हो आप निर्णय में और लिखते वक्त उसको 304A का लाभ दे दें अभियुक्त को, क्योंकि ये लापरवाही का मामला नहीं है। पहली बात तो ये पहले से नशे में थे, बहुत तेज़ में स्पीड में गाड़ी चला रहे थे, पुलिस के ना रोकने पे भी इन्होंने कानून का उल्लंघन किया, और बल्कि ना रोकी अलग बात है, इन्होंने इतनी तेज़ गाड़ी चलाई कि पुलिस वालों को दबाते हुए निकल गए ये लोग। तो कहीं ना कहीं ये सामान्य आशय इनकी उकसाहट रही होगी, बाकी जो लोग बैठे थे वो उन्होंने भी उकसाया होगा ड्राइवर दोस्त को अपने, तभी उसने ये कदम उठाया। इसलिए आप धारा 34 का ज़रूर यहाँ पर साथ लें। अब क्या हुआ चौथे मामले में, संक्षिप्त मामले के बाद आप क्या करते हैं, सारे जो आपके पास दस्तावेज पेश हुए हैं, आरोपीगण जो होते हैं, अभियुक्तगण जो होते हैं, उनकी सुनवाई करते हैं, उनके बाद उनसे बात समझने की कोशिश करते हैं। चौथे पॉइंट में ये करते हैं, देखिए चौथे पॉइंट में क्या लिखेंगे, आरोप पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों पर विचार करने तथा इस निमित्त अभियुक्तगण की सुनवाई करने के पश्चात अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 304 सापठित 34 एवं 201 सापठित 34 के अंतर्गत आरोप विरचित किया और अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया। अभियुक्त ने आरोप को अस्वीकार कर दिया और विचारण की मांग की। कहने का मतलब है, आपके पास जो दस्तावेज पेश हुए, आपको लगा कि 304-34 का मामला है और 201-34 का मामला है ये, तो आपने इस तरह से, चूँकि आप सत्र न्यायालय के न्यायाधीश हैं, तो आपने क्या किया, आरोप इन धाराओं के अंतर्गत लगाया। और चूँकि जब आप आरोप विरचित कर रहे होते हैं तो आप उसको लिखते हैं, लिखित उसमें आरोप पत्र विरचित किया जाता है। हम बता चुके हैं, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 228 में इसका वर्णन किया गया है, हमने पढ़ाई अपने नोट्स में, बहुत डिटेल्ड इसका स्टडी कराई है। तो जब आरोप विरचित हो गया है, अब आप देख रहे हैं आरोप विरचित इन धाराओं के अंतर्गत किया, फिर आपने अभियुक्त जितने भी थे उनको पढ़कर सुनाया। उन सब लोगों ने कहा नहीं भाई, हमसे ये बात नहीं मानते हैं, अस्वीकार करते हैं और हम चाहते हैं कि विचारण हो हमारा। अब विचारण शुरू हो गया है, 5वें नंबर से विचारण शुरू हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 5वें नंबर में आप जो हैं अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष के तर्कों एवं दस्तावेजों के अवलोकन के बाद इस प्रकरण के निस्तारण हेतु निम्नलिखित अवधार प्रश्न विचारणीय है। देखिए यहाँ पर जो आप प्रश्न है वो अवधारित कर रहे हैं मामले को निपटाने के लिए। इसी तरह से अगर CPC में मामला आता है तो वहाँ पर आप अवधार प्रश्नों की जगह लिख सकते हैं विभागक तथ्य। जो विवादित तथ्य होते हैं या विभागक तथ्य होते हैं, जो CPC के सिविल के मामले होते हैं, उनमें जो मामला होता है उसको निपटाने के लिए जो तथ्य आते हैं उनको कहते हैं विभागक तथ्य या विवादित तथ्य या विभागक तथ्यों का स्थिरीकरण। यहाँ पर एक जो आप लाइन लिखते हैं तमाम दस्तावेजों को देखने के बाद, तो वो आप लिखते हैं
तथ्यों का स्थिरीकरण। आगे हम हालांकि पढ़ा देंगे आपको विभाग ये सिर्फ इतना पूछ लेते हैं किसी मामले में कि विभागक तथ्यों का, सीवीसी का मामला आएगा, पूछ लेगा विभागक तथ्यों का स्थिरीकरण करिए, स्थिर करिए विवादित तथ्यों को या विभागक तथ्यों को। तो आप इसी तरह के मैटर पूरा उसका जो निचोड़ होता है कि किन मामलों के आधार पर आप किन प्रश्नों के आधार पर अपना मामला जस्टिफाई करेंगे, जजमेंट देंगे, उन तथ्यों को कहते हैं विभागक तथ्य या अवधार्य प्रश्न। अवधारण कर लिए के लिए जरूरी प्रश्न अवधार्य प्रश्न है। तो यहाँ पर दो प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। कायदे में देखा जाए तो प्रश्न एक ही है, बाद में दोष सिद्ध या दो दंडादेश है। पहला प्रश्न यह है, आपके दिमाग में आना चाहिए तुरंत, क्या अभियुक्त गण द्वारा साशय और ज्ञान के साथ तेज गति से वाहन चलाकर मृत्यु कारित किया गया था या मृत्यु दुर्घटना का परिणाम था? सबसे पहले आपके दिमाग में एक बात ये आना चाहिए कि जो ये दुर्घटना हुई है इसमें चालक ने या उसके अंदर बैठे हुए लोगों ने चालक को उत्प्रेरित किया है या चालक ने जानबूझ के इसको पुलिस वालों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है या दुर्घटनावश हुआ है। तो जाहिर सी बात है, जैसे ही पुलिस वालों ने हाथ दिया, इसने गाड़ी और तेज़ कर दी, तो इसका इंटेंशन कहीं ना कहीं उन पुलिस वालों को रौंदने का था। इस व्यक्ति ने उन पुलिस वालों को मारा है, मानव हत्या की है, मानव वध किया है। हत्या नहीं की है, मानव वध किया है, सॉरी। हत्या 300 में है, उसका दंड 302 में है, जबकि यहाँ पर आपराधिक मानव वध है, क्योंकि इनको आशय और ज्ञान रहा होगा कि ये मर जाएंगे, मगर पूरी तरह से ये आश्वस्त नहीं रहे होंगे, इसलिए ये आपराधिक मानव वध है। हमने मानव वध और हत्या में बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट करके पढ़ाया अपने मैटर्स में। फिर अगर ऐसा है तो क्या दोष सिद्धि होना चाहिए इनका, और दोष सिद्धि अगर की गई है तो क्या दंडादेश मिलना चाहिए। ये बातें हो गई इस मामले से अवधार्य प्रश्न की। तो पहले प्रश्न का अवधारण करिए आप। अवधार्य प्रश्न 1 जो है वो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये लोग क्या किए हैं, लापरवाही किए हैं, जानबूझ के मारे हैं। तो देखें हम दोनों पक्ष, अब आप अवधार्य प्रश्न के 1 के आधार पर अपना जजमेंट लिख रहे हैं। दोनों पक्षों के तर्कों व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन किया। अभियोजन पक्ष ने अपने प्रकरण के समर्थन में जो साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं उनके अवलोकन से ये स्पष्ट होता है कि अभियुक्त गण ने नशे की हालत में पुलिसकर्मियों द्वारा बीच सड़क पर रोके जाने के बावजूद तेज़ गति जो कि 100 किलोमीटर से कार को ड्राइव किया। वे तेज़ आवाज़ में संगीत भी बजा रहे थे। उन्होंने विधि पालक नागरिक की तरह कार न करके वरन स्वयं को बचाने के लिए पुलिसकर्मियों को कार से टक्कर मारकर मृत्यु कारित कर दिया एवं एक पुलिसकर्मी को कार के साथ घसीटते हुए 10 मीटर तक ले गए। ये सुस्थापित विधि है कि जब कोई कार्य इतनी अधिक लापरवाही से किया जाए कि सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति की दृष्टि में ये ज्ञान के तुल्य हो, तो वो कार्य उपेक्षा न मानकर ज्ञान से किया गया माना जाता है। अब बिल्कुल क्लियर बात समझ लीजिए, क्योंकि ये लोग इतनी तेज़ स्पीड में थे, ये जान रहे थे कि अगर हम तेज़ गति से गाड़ी निकालेंगे तो कोई ना कोई लपेटे में आ जाएगा। तो ये यहाँ पर इनको उपेक्षा का लाभ नहीं मिलेगा। ये मान के चलेंगे कि इनको पूरी तरह से ज्ञान था और इनका आशय भी दिख रहा है, ज्ञान तो है ही है इनको कि ये पुलिस वालों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाएंगे। मारने का इरादा चाहे भले ही ना हो, मगर इनको ज्ञान था कि इससे नुकसान पहुँचेगा। फिर क्या हुआ दूसरे पैराग्राफ में देखें, अभियुक्त गण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क कि अभियुक्त गण ने कार्य उतावलेपन एवं उपेक्षा से किया है मान्य नहीं होगा। जो अभियुक्त गण का विद्वान अधिवक्ता है वो ये चाह रहा था कि इनको 304A जिसमें उतावलापन या उपेक्षा से किया गया कार्य आता है, कार से होती कार्य उपेक्षा या उतावलेपन से किसी दुर्घटना का उल्लेख है धारा 304A में। तो अधिवक्ता चाह रहे थे 304A का इन्हें लाभ मिल जाए, तो इनको लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि अभियुक्त नशे की स्थिति में थे तथा उन्होंने न केवल 2 पुलिसकर्मियों को टक्कर मारी वरन एक पुलिसकर्मी को 10 मीटर तक घसीटकर कार के साथ ले गए और उन्होंने मिलकर उसके शरीर को कार से अलग किया।
और क्या हुआ, पुनः अभियुक्त गण ने अपने अपराध को छुपाने के लिए कार की साफ सफाई की तथा उसकी डेंटिंग पेंटिंग भी करवाई। अब बिल्कुल क्लियर हो गई मामला कि 34 धारा क्यों आकर्षित हो रही है, क्योंकि ये चाहते इनमें से किसी का भी अगर ABCD चारों में से किसी का अगर ज़मीर गवारा करता तो कोई आदमी पुलिस को इन्फॉर्म करता कि हाँ हमसे गलती हुई या हम इनकी गलती थी या कोई, बल्कि कोई सामने नहीं आया, बल्कि सारे लोग उस हत्या में शामिल हो गए, सॉरी उस आपराधिक मानव वध में शामिल हो गए जो कि कार के द्वारा किया गया था। इसलिए इनको किसी को भी पहली बात तो उपेक्षा का या उतावलेपन का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, ये सारे के सारे लोग धारा 34 के अंतर्गत सामान्य आशय के अपराधी हैं, क्योंकि इन्होंने डेंटिंग पेंटिंग में बाद में मदद की है और पूरी तरह से ये अपराध में शामिल रहे। अब क्या हुआ, अतः मेरे विचार से अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम अवधार्य प्रश्न को युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अतः प्रथम अवधार्य प्रश्न अभियुक्त गण के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है। कहने का मतलब है, जो पहला अभियुक्त गण था कि सचमुच में इनको ज्ञान था कि ये ऐसा अपराध कर जाएंगे, तो ये बिना शक के कहा जा सकता है कि बिल्कुल था। इसीलिए इतनी तेज़ इन्होंने स्पीड में गाड़ी चलाई कि इनको उम्मीद थी, इनको ज्ञान था कि ये कहीं ना कहीं पुलिसकर्मियों को बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे, बड़ी क्षति पहुंचाएंगे, इसलिए इन्होंने आपराधिक मानव वध किया है। द्वितीय अवधार्य प्रश्न, चूँकि आपको दंडादेश या दोष सिद्धि या दंडादेश करना है, तो देखें आप, निष्कर्षता उपरोक्त साक्ष्यों एवं तर्कों की विवेचना के बाद प्रस्तुत मामले में अभियोजन ने अभियुक्त गण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के द्वितीय खंड, 304 का द्वितीय खंड आप समझ रहे होंगे, जहां पहले खंड में बताया गया है कि जब आशय हो, अगर आशय के साथ आप आपराधिक मानव वध करते हैं तो प्रथम खंड आता है, और द्वितीय खंड 304 का आता है जिसमें आपको आशय ना हो मगर आपको ज्ञान हो, जिसको कहते हैं गैर इरादतन हत्या। बहुत आपने टर्म सुना होगा। तो एग्जैक्टली ये 304 के द्वितीय खंड जिसको कहते हैं गैर इरादतन हत्या के दोषी हैं ये सभी लोग। और धारा, चूँकि दोषी इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने इस अपराध में इनका साथ दिया है, इसीलिए सापठित धारा 34 सामान्य आशय की धारा 34 है, इसको के अनुसार दंडित किया जाता है। तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 201 सापठित 34, मतलब 201 इन लोगों ने सबूत मिटाए हैं और 34 धारा सामान्य आशय से इन लोगों को सबको दंडनीय अपराध साबित करने में सफल रहा। अभियोजन पक्ष जो है ये पूरी तरह से सफल रहा है कि इन्होंने धारा 304 का द्वितीय खंड के अंतर्गत ये अब दोष पाने के हकदार हैं, और 201 34 के अंतर्गत भी ये दंड पाने के अधिकार है। अतः उक्त धाराओं के अंतर्गत अभियुक्त गण को दोष सिद्ध किया जाता है। इसीलिए हम इन ऊपर की धाराओं में इन अभियुक्तों को दोष सिद्ध करते हैं। दंडादेश के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनने के लिए अगली तिथि तक प्रकरण स्थगित किया जाता है। पत्रावली अगली तिथि को पेश की जाए। अब होता क्या है, जब आप दोष सिद्धि कर देते हैं तो अगली आप एक तारीख देते हैं जिस पे क्या करते हैं, अभियुक्त गण को बुलाया जाता है और पत्रावली फिर से पेश की जाती है आपके सामने। और जब यहाँ पर आप दोष सिद्धि लिख रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, हस्ताक्षर का लाइन लिखेंगे एक, और नीचे जज का नाम होता है, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, यहाँ मोहर लगी होती है, और नीचे जिला का नाम होता है, तो ये लिख देंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, अगला दिन आ जाएगा, अगली तारीख जब आपने बुलाया होगा, फिर आप क्या करेंगे, अपना निर्णय सुना देंगे। दंड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुना गया एवं उनके विद्वान अधिवक्ता की प्रार्थना है कि अभियुक्त का ये प्रथम अपराध है, अतः कम दंड दिया जाए, किंतु उनका अपराध एक ऐसा कृत्य है जो समाज में भय एवं असुरक्षा का वातावरण पैदा करेगा। परिणामतः प्रकरण की परिस्थितियां एवं साक्ष्यों से उद्भूत तथ्यों की दृष्टि से आरोपीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के द्वितीय खंड के अपराध सपठित 34 के अंतर्गत प्रत्येक को 5 वर्ष का साधारण कारावास और प्रत्येक को 10,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाता है, तथा
धारा 201 भारतीय दंड संहिता की धारा सापठित 34 के अंतर्गत प्रत्येक को 3 वर्ष की कारावास एवं प्रत्येक को 10,000 रुपये का जुर्माने से दंडित किया जाता है। ये आप क्या करते हैं, ये लास्ट में अपना निर्णय लिखते हैं, दोष सिद्धि का निर्णय लिख देते हैं। आपने क्या किया, पूरा मैटर अपना लिख देते हैं। ज़रूरी नहीं है आप सेम शब्द लिखें, आप मैटर को सिंपल सा लिख देंगे कि जो धाराएं इन पर जिनके अंतर्गत अपराध इन्होंने किया है, दोष सिद्ध हुआ है, उनके अंतर्गत इतने इतने साल तक की सज़ा, चूँकि इसके 304 के द्वितीय खंड में जो सज़ा है वो 10 साल तक की है मैक्सिमम, तो उसमें आपने 5 साल की सज़ा दे दी और सबूत मिटाने में आपने 3 साल की सज़ा दे दी और जुर्माना दे दिया। इस तरह से आप लिख देते हैं। अगर आपसे निर्णय पूछा जाएगा तो आप यहीं पर लिख के ये चीज़ ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर आप हस्ताक्षर और ये सब लिख के ख़त्म कर देंगे। मतलब सबसे पहले ऊपर हस्ताक्षर लिखेंगे, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लिखेंगे और लास्ट में ज़िले का डैश बना देंगे। अगर आपसे पूछा गया आदेश लिखिए तो आदेश की हेडिंग डालेंगे। समय का ज़रूर मेंटेन करके चलिएगा, समय बहुत कम होता है मेंस में। कहने का मतलब है जितनी बात हम आपको समझा रहे हैं ये वीडियो आप बार बार चलने दीजिएगा तो आपको पॉइंट वाइज चीज़ें समझ में आएंगी कि आपको लिखना क्या है, वरना आप भूल जाएंगे। आदेश में आपको आदेश हेडिंग डालेंगे, उसके बाद पहला पॉइंट आप लिखते हैं आदेश में, एतद द्वारा आरोप प्रमाणित होने से आरोपीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के द्वितीय खंड सापठित 34 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 201 सापठित 34 के आरोपों से दोष सिद्ध किया जाता है। जो आपने मामला निर्णय में लिखा होता है, पहली लाइन आप यहाँ पर आदेश में लिख देते हैं कि किन किन धाराओं के अंतर्गत आपने दोष सिद्ध की है। दूसरे पॉइंट में आप क्या लिखते हैं, आरोपीगण को अब दंड की मात्रा आप बताते हैं। आरोपीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के द्वितीय खंड के लिए प्रत्येक को 5 वर्ष के साधारण कारावास एवं प्रत्येक को 10,000 रुपये से दंडित किया जाता है। जुर्माने में व्यतिक्रम होने पर 3 मास का अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जाएगा। कहने का मतलब हुआ हर आदमी को जो है धारा 304 का जो द्वितीय खंड है उसके अनुसार 5 साल की सज़ा आपने सुना दी और 10,000 को जुर्माना दिया, और अगर जुर्माना टाइम पर नहीं दिया या कोई व्यतिक्रम किया तो 3 मास का और आपको अतिरिक्त दंड झेलना पड़ेगा। ऐसा आपने कहते हुए आदेश कर दिया। तीसरे पॉइंट में आप दूसरी कोई धारा है तो उसका भी उल्लेख करते हैं। आरोपी जितनी धाराएं लगती हैं उनको पॉइंट वाइज आप बताते हैं कि किस धारा में आपने कितना दंड दिया है। ये आदेश में आप पॉइंट वाइज लिखते हैं। तीसरे पॉइंट में आप लिखते हैं आरोपीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अंतर्गत प्रत्येक को 3 वर्ष के साधारण कारावास और प्रत्येक को 10,000 रुपये का जुर्माने से दंडित किया जाता है। जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर 3 मास का अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जाएगा। तीसरे पॉइंट में आपने लिख दिया कि जो धारा 201 के अंतर्गत इन्होंने सबूत मिटाए थे, चूँकि सारे लोग 201-34 के अंतर्गत दोषी हैं, इसलिए सबको 3-3 साल का कारावास दिया और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। और अगर जुर्माना देने में कोई प्रॉब्लम, आनाकानी या अड़चन डालते हैं या व्यतिक्रम करते हैं तो 3 मास का अतिरिक्त आपने कारावास भोगने के लिए उनको आदेश कर दिया। अब आप आते हैं चौथे पॉइंट पे, दोनों दंडादेश साथ साथ चलेंगे। इस लाइन को आप ज़रूर लिखेंगे। अगर यह लाइन आप नहीं लिखते हैं तो वही एक के बाद एक हो जाता है अपराध, इसलिए ये लाइन आपको लिखना बहुत ज़रूरी है कि जितने भी दंडादेश आपने ऊपर लिखे हैं वो सारे के सारे साथ साथ चलेंगे। पाँचवीं लाइन आप लिखते हैं, पाँचवा पॉइंट आप लिखते हैं, आरोपीगण द्वारा पूर्व में भोगी गई कारावास की अवधि धारा 428 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत मुजरा किया जाए। मुजरा का मतलब आप जान रहे होंगे कि जितने दिन ये लोग जेल में बिता चुके हैं, कैद में बिता चुके हैं, मान लीजिए 6 साल हो गए इनको जेल में, तो जो मान लीजिए 4 साल हो गए जेल में और 5 साल तक की सज़ा मिली है तो 5 में से 4 साल वो माइनस कर दिए जाएंगे, मुजरा कर दिए जाएंगे। 1 साल की और सज़ा इनको बची है बस, क्योंकि 7 साल सज़ाएँ चल रही हैं तो 3 साल वाली पूरी हो गई। 5 साल में से 4 साल भी बीत चुके हैं तो सिर्फ 1 साल की सज़ा और भुगतेंगे और ये लोग बाहर आ सकते हैं। छठा पॉइंट लिखते हैं, आरोपीगण का जमानत मुचलका रद्द किया जाता है एवं प्रतिभूओं को उन्मोचित किया जाता है। क्योंकि इनकी सज़ा हो गई है इसलिए जो जमानत मुचलका है वो रद्द कर दिया जाता है सज़ा होते ही, और प्रतिभूओं को या तो दोष सिद्ध हो जाए या दोष मुक्त हो जाए तो प्रतिभू जो है वो
मुक्त हो जाते हैं अपनी जिम्मेदारी से, और पृथ्वियों को जो जिम्मेदार हैं, गारंटर हैं, उनको मुक्त कर दिया जाता है, उन्मोचित कर दिया जाता है। 7वें पॉइंट में आप लिखते हैं आरोपी की सज़ा वारंट सहित दंडादेश भुगतने के लिए जिला कारागार को प्रेषित किया जाए। आप अपने आदेश में लिख देते हैं कि जो इन दंडादेश हुआ है तो उस दंड को भुगतने के लिए अभी इनको जिला कारागार के लिए भेजा जाए। 8वीं और आखिरी बात आप लिखते हैं निर्णय की एक प्रति तत्काल एवं निःशुल्क अभियुक्त को दी जाए। ये कहते हुए आपका आदेश भी पूरा हो जाता है। फिर आप एक लाइन में नीचे लिखते हैं निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर हस्ताक्षरित और दिनांकित किया गया। नीचे हस्ताक्षर के लिए जगह होती है, उसके नीचे उस कोर्ट का नाम होता है, जैसे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तर प्रदेश की बात है, नीचे डेट पड़ी होती है। फिर आगे की तरफ आप लिख देते हैं सेम चीज़, निर्णय मेरे द्वारा लिखा गया, उसके नीचे हस्ताक्षर, उसके नीचे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उसके नीचे ज़िला, उसके नीचे दिनांक। इस तरह से आप करके ये पूरा मैटर अपना लिख देते हैं। इस तरह से जजमेंट राइटिंग, देखिए आप देख रहे होंगे जजमेंट राइटिंग में लगभग सारे पॉइंट सेम तरह से लिखना होते हैं, बस आपको मैटर समझ लेना है। एक चीज़ कभी कभार पूछ लेते हैं, ये जजमेंट राइटिंग यहाँ पर आपकी जो क्रिमिनल से संबंधित है ये हमने आपको कंप्लीट करा दी। हालांकि एक मामला और बन रहा है, वो अगले वीडियो में हम मिसलेनियस टाइप का वीडियो देंगे आपको, जिसमें सिविल के बचे हुए मामले होंगे और क्रिमिनल के होंगे, वो सब मिक्स करके एक साथ पढ़ा देंगे जो जो मामले हमें इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। फिलहाल हमें उम्मीद है, आशा करते हैं हम कि आप जजमेंट राइटिंग सीख गए होंगे। तो चूँकि आपको फ़ायदा होने वाला है बहुत अच्छा, इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको मिलेंगे, बहुत अच्छा वेटेज मिलेगा। और इसी के साथ भी चूँकि आपको फ़ायदा हुआ है तो ये आप ऐसा करिए, इस मैटर को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी फ़ायदा हो जाए। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि हम आपके साथ बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। एक प्रश्न आता है कभी कभार सिर्फ और सिर्फ आरोप विरचित करने के लिए, आरोप की विरचना, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। हालांकि हमने ये आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है। आरोप का जो उल्लेख है दंड प्रक्रिया संहिता में वो धारा 211 में है, और आरोप का प्रारूप क्या होगा वो आपको बताना है। हमने ये मैटर इसलिए लिया है, कई पुस्तकों में आपको ये झंझट मिलेगा कि 211(1) में ये कहा गया है, 211(2) में वो कहा गया है। ये सब आपको कुछ भी नहीं लिखना है। आपके सामने प्रश्न इस तरह से आएगा, ये है प्रश्न आपके सामने दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आरोप के विरचन से संबंधित प्रावधानों की विवेचना कीजिए तथा एक अभियुक्त पर हत्या का आरोप करने से एवं उससे संबंधित साक्ष्य को नष्ट करने का आरोप के मामले में संभावित आरोप का विरचन कीजिए। कहने का मतलब है आरोप की विरचना, जो कि आप जानते हैं आरोप विरचित होता है अगर सेशन न्यायालय का मामला है तो धारा 228 में चला जाता है ये CRPC की। आरोप की अंतर्वस्तु क्या होगी, इस सब में आपको लिखना नहीं है ये सब कुछ भी, आप सिर्फ और सिर्फ लिखते हैं आरोप का प्रारूप। यहाँ से मैटर आप शुरू करते हैं, ये फालतू का आपको हर किताब में मिलेगा, आपको ये सब नहीं लिखना है क्योंकि इतना समय आपके पास नहीं होता है। आप आरोप विरचित कर रहे हैं, आप सीधे सीधे लिखिए आरोप का प्रारूप, हेडिंग डालिए, उसके फिर न्यायालय का नाम लिख दीजिए। आप देख लीजिएगा कि आप किस न्यायालय में, जैसे चूँकि ये हत्या का मामला है तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पास मामला जाएगा। ये बात ध्यान देने वाली है कि कौन सा मामला किस न्यायाधीश के पास जाता है। तो चूँकि हत्या का मामला है तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पास जाएगा, फिर आगे आप जिला लिखेंगे। अब आप नीचे एक हेडिंग लिखेंगे आरोप, सिर्फ न्यायालय लिखेंगे और आरोप क्या क्या लगा रहे हैं आप ये इस तरह से लिखेंगे। पहला पॉइंट आप लिखेंगे का, मैं का मतलब आप न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश का नाम ब्रैकेट में लिख देंगे। अन्य कौन है, जो अभियुक्त होता है, या आप लिख सकते हैं यहाँ पर मैं आप पर, या मैं अभियुक्त पर, या मैं फला पर निम्नलिखित आरोप लगाता हूँ। ठीक, मैं आप पर या अभियुक्त पर निम्नलिखित आरोप लगाता हूँ। पहला आरोप क्या लगा रहे हैं आप, प्रथम, चूँकि हत्या का मामला है तो आप अपनी तरफ, चूँकि इसमें आपको कोई सिचुएशन नहीं दी गई है, डायरेक्ट आपको इमेज करना है कि हत्या की गई है तो क्या क्या लिखना होगा आपको। तो आप क्या लिखेंगे पहले पॉइंट में, प्रथम आपने तारीख फला को या लगभग इतने बजे मृत्यु कारित करके हत्या की और उसके द्वारा अपनी
इसके द्वारा आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय है और सेशन न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है। मतलब क्या हुआ, आरोप विरचित करने में, आरोप की विरचना में सबसे पहले आप न्यायालय का नाम ध्यान से लिखें कि किस न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा ये। दूसरा पॉइंट आप ये लिखेंगे कि अगर मैटर दिया हुआ है तो उसके हिसाब से मैटर बनाएंगे, वरना जैसे इसमें सिर्फ कह दिया गया था हत्या की गई है तो आप लिखेंगे कि इस तारीख को और इस समय आपने हत्या की है। जो फिर आप बताएंगे कि जो हत्या है वो किस दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है। दंडनीय बताना है, परिभाषा नहीं बताना है, क्योंकि हत्या की परिभाषा 300 में है और दंड मिलता है 302 में। तो आप 302 का जिक्र करेंगे, ना कि 300 का। ये ध्यान रखिएगा, अक्सर आप क्या होते हैं आरोप विरचित करते वक्त परिभाषा आपके दिमाग में आ जाती है। तो जिसके धारा के अंतर्गत दंड दिया जाता है, दंडनीय मामला होता है, उस धारा को आपको आरोप के विरचन में लिखना होता है। द्वितीय पॉइंट आपने क्या लिखना है, द्वितीय आपने तारीख फला को या लगभग इतने बजे हत्या के कार्य से संबंधित साक्ष्य को जानबूझकर नष्ट किया और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अंतर्गत दंडनीय है और सेशन न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है। कहने का मतलब है दो काम किए गए, एक हत्या की गई और एक सबूत मिटाए गए। जितने अपराध होते हैं उनको पॉइंट वाइज लिखेंगे। पहले में आपने हत्या की बात बता दी, दूसरे में आपने सबूत मिटाने की बात बता दी। अब आप तीसरा पॉइंट लिखेंगे, और मैं इसके द्वारा, चूंकि आप सेशन न्यायालय के न्यायाधीश हैं, और मैं इसके द्वारा निर्देश देता हूं कि आपको उक्त न्यायालय द्वारा उक्त आरोप पर विचारण किया जाए। कि आपने जो ऊपर अपराध किया है, चूंकि सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय मामला है, इसलिए सेशन न्यायालय द्वारा या उक्त न्यायालय द्वारा आपके आरोपों का विचारण किया जाना चाहिए। नीचे आप हस्ताक्षर एवं मुहर, हस्ताक्षर के लिए जगह छोड़ते हैं, मुहर का मतलब आप क्या करते हैं, वही सब चीज़ें। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ये जिला, ये जो आप पहले ऊपर मुहर जो लगी थी वो 2 लाइनों में 3 लाइनों में मुहर होती है, दिखा दें आपको, ये मुहर होती है जो आपने ये लिखी है, ये लिखा जाता है, ये मोहर होती है हस्ताक्षर के नीचे। ये जिला, उसका जिला, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मतलब जो न्यायालय होता है उसका नाम लिखा होता है, फिर जिला का नाम लिखा होता है, फिर डेट नीचे डाल देता है जो न्यायाधीश होता है। इस तरह से आरोप विरचित करने का मामला खूब आता है आपके पेपर में, कि सिर्फ इतना पूछ लेते हैं कि आरोप विरचित करके दिखा दीजिए फला मामले में। तो जो भी मामला आपके सामने आए, चाहे वो जजमेंट राइटिंग से संबंधित हो, चाहे वो आपको आरोप विरचित करने से संबंधित हो, चाहे वो निर्णय पूरा लिखवा रहा हो, चाहे वो आदेश तक ला रहा हो, चाहे वो सिर्फ प्रश्नों का अवधार करा रहा हो, या उन प्रश्नों के बारे में पूछना चाह रहा हो जिनके आधार पर आप मामले को निपटाएंगे। बहुत तरह से प्रश्न पूछा सकता है, सबका उत्तर यहाँ से आपको मिल जाएगा। क्रिमिनल केसेस का ये पूरा मैटर हमने आपको समझाया है। अब आपके पास चूँकि 2 ही 3 दिन बचे हैं, बहुत करीब आ चुका है आपका मेंस। 2-3 दिन इसलिए कह रहे हैं कि हम आपको मेंस के 10 दिन पहले ही पूरा सिलेबस दे दे रहे हैं। हालांकि ये हमारे वीडियो ख़त्म होने के बाद भी 10 दिन बचे रहेंगे आपके पास। हमारा जो मैटर है आपके पेपर से 10 दिन पहले कंप्लीट हो जाएगा। 10-12 दिन पहले आपको हम पूरा समय देंगे कि सारे नोट्स जो हमने आपको डे 1 से डे 73 तक सारे नोट्स दिए हैं सारे सब्जेक्ट से संबंधित। फिर डे 74 से लेके डे 94 तक हमने क्या किया, आपको सुप्रीम कोर्ट के वो सारे सब्जेक्टों के जजमेंट्स दे दिए हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में दिए हैं। तो आपके पास 10-12 दिन का समय इसलिए हम दे रहे हैं कि आपके पास मैटर पर्याप्त पहुंच चुका है। अब आप क्या करिए, फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सारा का सारा मैटर आप तक पहुंच जाएगा। और जिसमें हमने डे वाइज भी पढ़ाया है, फिर उसके अलावा हमने प्ले लिस्ट बना दी है। आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ना चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज पढ़ें, प्ले लिस्ट बना दी है। अगर आप प्ले लिस्ट डे वाइज पढ़ रहे हैं डे वाइज पढ़ें, वरना आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ रहे हैं तो प्ले लिस्ट के हिसाब से पढ़ें। और जो जजमेंट्स हैं 2022 के, उनकी भी हमने सब्जेक्ट वाइज प्ले लिस्ट बना दी है। अगर आपको जजमेंट देखना है तो आप प्ले लिस्ट, जैसे आपको CRPC के जजमेंट देखना है तो आप डाल दीजिए कंप्लीट जजमेंट्स ऑफ 2022 CRPC, आपको वहाँ पर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी कंप्लीट। जब भी मैटर कंप्लीट कर देते हैं हम तो कंप्लीट ज़रूर ले देते हैं, जैसे कंप्लीट CRPC, कंप्लीट IPC, कंप्लीट एविडेंस एक्ट, इस तरह से आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी हमारे चैनल पर। चूँकि हम पहले अपने नोट्स में सब जगह अपना नंबर 9450770672 दे चुके हैं,
अगर आपको कोई फिर भी असुविधा हो रही है हमारे नोट समझने में, हमारी बात समझने में, या कोई और पेपर के टाइम चूँकि बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, कोई और परेशानी है, तो हमसे आप कांटेक्ट कर लीजिए। जैसा कि चैनल हमने अपने नोट्स में बता दिया है आपको, @ लॉ क्लासेस बाय फिरोज सर, आप ये डायरेक्ट डालेंगे यूट्यूब पे तो आप हम तक पहुंच जाएंगे। कुल मिला के ये कंप्लीट मैटर हो गया आपके पास क्रिमिनल से संबंधित, जिसमें आपके जजमेंट मैटर भी पूरा पहले हमने पढ़ा दिया, फिर आपको जजमेंट्स 2022 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पढ़ा दिए। अब हमने आपको जजमेंट राइटिंग और आरोप का विरचन करने का तरीका बता दिया। आप आरोप विरचित कर सकते हैं, निर्णय लिख सकते हैं, आदेश लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको कंप्लीट करा दी हैं। फिर भी कोई असुविधा हो तो हमसे संपर्क करें और सारे साथियों को ये मैटर सब आप सेंड कर दें। बहुत अच्छा मैटर है, सारे साथियों को काम आना चाहिए। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अब इसके बाद हम प्री पढ़ाना शुरू कर देंगे और HJS का प्री पढ़ाने जा रहे हैं। अब हम जस्टिस के आपके मेंस के कंप्लीट होने के बाद HJS प्री पढ़ाएंगे, जो कि HJS के लिए ज़रूरी है, PCSJ वालों के लिए ज़रूरी है और APO वालों के भी लिए ज़रूरी है। तो इसलिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और सारे से साथियों को सेंड ज़रूर करें। बेहतर तरीका ये है, हमने बार बार बताया है कि जब आप वीडियो चलाएंगे तो ये PDF मोर लिख के आएगा वीडियो के नीचे, तो मोर को टच करेंगे तो ये PDF खुलेगा। PDF को आप डाउनलोड करके उसकी हार्ड कॉपी अपने हाथ में रखिए और बेहतरीन तरीके से हमारी बात को समझ लीजिए। समझने के बाद एक बार ना समझ में आए, वीडियो पॉज कर करके 2-3 बार में समझिए। बात को समझ में आ जाने के बाद उस वीडियो को 2-4-10 बार चलने दीजिए उसी दिन, जिससे वो बात एकदम आपके कंठस्थ क्लियर हो जाएगी, दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगी। क्योंकि मेंस में आपके पास बहुत कम समय होता है। ये कंप्लीट मैटर है, आप कहीं पर किसी के नोट्स पर ना भटकिए। कंप्लीट हमने हैंड रिटन नोट्स आपको बना के अपने हाथ से दिए हैं, एक भी त्रुटि नहीं है पूरे नोट्स में, कहीं पर भी एक गलती नहीं है। बहुत बड़ी ये जिम्मेदारी हम आपकी ले रहे हैं। इस पूरे नोट से आप सिलेक्शन पा जाएंगे, आप कहीं ना भटकिए। पूरे 18 से लेके 21 तक के हमने जो नोट्स पढ़ाए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय 18 से 21 तक के, वो अपने नोट्स में हमने निर्णय दे दिए हैं। बाद में हमने 2022 के आपको निर्णय अलग से दे दिए हैं। मतलब कंप्लीट मैटर, कंप्लीट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स और अब जजमेंट राइटिंग, मतलब ये जे का PCSJ और UPSJS मेंस का कंप्लीट सिलेबस है, कंप्लीट कोर्स है। कहीं ना भटकिए, बेहतरीन तैयारी करिए और सिलेक्शन पाइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और सारे लोगों को शेयर कर लीजिए। थैंक यू।